संविधान के अंतर्गत हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देख रहे हैं, जिसमें से उनकी शक्तियां देख ली है। प्रधानमंत्री की कुछ कुछ शक्तियों के बारे में देख लिए हैं, राष्ट्रपति के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में। आज उसी के आगे देखेंगे हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की शक्तियां, जिसमें हम देखेंगे संसद के संबंध में। आज इसी को आगे लेकर चलना है, कंटिन्यू करना है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, और क्या है तो मंत्री परिषद। क्लियर है? इसी के संबंध में आज देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं संसद के संबंध में। किसके संबंध में तो जी? संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां संसद के संबंध में। कल का ही क्लास चल रहा है कंटिन्यू, पिछला जो क्लास है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लियर है? संसद के संबंध में। और संसद बताओ कौन कौन से देश मिलकर बनाया है तो? कौन कौन से देश से संसद मिलकर बनता है तो? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? इसी में आगे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्या होता है? नेता होता है। कहाँ का तो? लोकसभा का। कहाँ का तो जी? लोकसभा का। क्लियर है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इस कारण इसी में आगे देखेंगे कि वह संसद सत्र क्या कर सकता है? संसद सत्र आहूत करना। आहूत मतलब इसके बारे में बताया था मैं, आहूत करना। क्लियर है? इसी के आगे है सत्रावासन। इसी के बारे में बताया था मैं, पूरा मीनिंग, सत्रावासन करना। ठीक। और है संयुक्त बैठक बुलाना। क्लियर है? क्या क्या है? संसद सत्र आहूत करना है, सत्रावासन करना है, संयुक्त बैठक बुलाना है, साथ साथ है कि लोकसभा को भंग करना या विघटन करना। लोकसभा को भंग करना। ये है प्रधानमंत्री की शक्तियां संसद के संबंध में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति की आर्टिकल नंबर 80 उसके तहत यह संसद सत्र आहूत करता है, सत्रावासन वही करता है, संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति के काम है बुलाना, और लोकसभा को भी भंग करना है तो राष्ट्रपति के काम है। क्लियर है? ये आप लोग ने क्वेश्चन किया होगा, सोचे होंगे, आपके मन में आया होगा कि आप तो इस सब चीज को राष्ट्रपति के बारे में बता दिए, तो ये प्रधानमंत्री की शक्ति कैसे है संसद के संबंध में? तो ये चीज बताओ, कोई भी चीज भाषण लिख रहा है, मंत्रिमंडल किसके लिए लिख रहा है तो? राष्ट्रपति के लिए लिख रहा है, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? वास्तविक नेतृत्व तो प्रधानमंत्री। कौन कर रहा है तो? प्रधानमंत्री कहने पर ही वहां पे क्या होगा? संसद सत्र आहूत करना होगा, सत्रवासन करना ही रहेगा। किसको? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद जो सलाह लेगी प्रधानमंत्री से, ठीक है, डिसाइड करेंगे, जिसका नेतृत्व कौन करे तो? प्रधानमंत्री कहने पर ही क्या होंगे? राष्ट्रपति ये सारी चीज करेंगे। तो मेन प्रमुख कौन हुआ था यहाँ पे? प्रधानमंत्री। कौन हुआ तो? प्रधानमंत्री। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा हमारे संसद के संबंध में। किसके संबंध में तो जी? संसद के संबंध में। ठीक। कैसे भाई? सहायता तो ले रहे हैं ना, सभी कार्य के लिए क्या ले रहे हैं? सहायता तो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सहायता के लिए। तो प्रधानमंत्री की सहायता से। कौन कर रहा है तो? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सहायता से। क्लियर है? प्रधानमंत्री की सहायता से। क्या कौन कर रहे तो? राष्ट्रपति करेंगे इसको। क्लियर है यहां तक? अब इसी में आगे देखेंगे हम विदेश नीति की सूत्रधार। ठीक। इसी में एक और शक्ति है विदेश नीति का सूत्रधार। अब ये क्या है विदेश नीति का सूत्रधार? जल्दी बताओ। अभी हाल ही में युद्ध हुआ था, ठीक, सब लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी बस ये देश की यात्रा कर रहे हैं, उस देश की यात्रा कर रहे हैं, घूमने बस जा रहे हैं, बस घूम के आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। क्लियर है? तो उनके साथ मजबूत रिश्ते का नींव को रख रहे हैं। विदेश नीति को कौन बना रहा है? अच्छा खासा कौन बनाया तो? प्रधानमंत्री जी। कौन बनाया तो? प्रधानमंत्री जी। क्लियर है? उन्होंने देखे होंगे कि आपने कितने देशों की यात्रा की है, कितने देशों की यात्रा किए हैं, तो किस लिए किए हैं?
अपनी नीति को सुधार करने के लिए संचालन कौन करता है इसका? तो प्रधानमंत्री करेंगे। कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बारे में कुछ बताना है क्या? विदेश नीति का सूत्रधार में कुछ लिखवाना है और अब इसी में लिख दो जी कि भारत में समस्त विदेश नीति का सूत्रधार संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? अब है हमारे पास एक और अन्य शक्ति, उसकी अन्य शक्ति। अब अन्य शक्ति में क्या क्या है देखते हैं। अन्य शक्ति में है कि प्रधानमंत्री कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनके वो अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जिनके वो अध्यक्ष बन जाते हैं। जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष क्या बन जाएगा? स्वतः वह अध्यक्ष बन जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष। और है कौन सा? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। क्लियर है? यह स्वतः उनको यह पद मिल जाती है। किसको? तो प्रधानमंत्री को। किसको? तो प्रधानमंत्री को। तो ये रहा प्रधानमंत्री की शक्तियां। ठीक, हमने मंत्रिमंडल के संबंध में देख लिए हैं, राष्ट्रपति के संबंध में कल इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। आज देखिए हमने संसद के संबंध में। ठीक, उसके बाद देखिए हमने किसके बात है? विदेश नीति के सूत्रधार के रूप में प्रधानमंत्री जी क्रियान्वयन करते हैं, कार्य करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, समस्त नीतियों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? इसी के आगे अन्य शक्ति है, नीति आयोग के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की क्या है? अध्यक्ष है। और भी इनके कुछ महत्वपूर्ण है जो इनके अध्यक्ष हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा हमारा प्रधानमंत्री के शक्तियों के संबंध में। क्लियर है? चलो इतना नोट कर लो। अब इसी के आगे हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के प्रकार। मंत्रिपरिषद के प्रकार बहुत बार सुने होंगे कि मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के वास्तविक मंत्रिपरिषद के प्रकार होते हैं? क्लियर है? तो अभी देखने वाले हैं हम मंत्रिपरिषद के प्रकार। मंत्रिपरिषद के प्रकार। मंत्रिपरिषद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते? तो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया मंत्रिपरिषद के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। कौन सा? तो कैबिनेट मंत्री। इसके बारे में सभी जानते होंगे। ठीक, कैबिनेट मंत्री। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। एक होता है, पहला कौन सा हो गया? कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन सा हो गया? तो राज्य मंत्री। और तीसरा कौन सा हो गया? तो उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बारे में सभी को पता है कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले इसी के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है इन्हीं के माध्यम से संचालन होता है। तो ठीक, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है किसके पास? जो कैबिनेट मंत्री है। जैसे कि महत्वपूर्ण मंत्रालय में कौन कौन सा आ जाएगा? तो गृह मंत्री हो जाएगा। ठीक, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, और भी है ना, आदि। किस में आ जाएंगे? कैबिनेट मंत्री में। किस में आ जाएंगे? तो कैबिनेट मंत्री में। किस में आ जाएंगे? तो कैबिनेट मंत्री में। इसकी संख्या बहुत कम होती है, 15 से 20 लगभग आसपास इसकी होती है। किसकी? तो कैबिनेट मंत्री। किसकी? तो कैबिनेट मंत्री की। क्लियर है? कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी होगी? तो 15 के 20 के आसपास कैबिनेट मंत्री की संख्या होती है, जिसके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। ठीक है, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री,
ठीक, ये क्या है, कैबिनेट मंत्री है, ये क्या है तो कैबिनेट मंत्री। अब आते हैं हम राज्य मंत्री में, किसमें तो राज्य मंत्री में। राज्य मंत्री जो होता है वह कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है, किसके तो सहायता के लिए, किसकी तो कैबिनेट मंत्री की, ठीक है, कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु, कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है, किसको तो राज्य मंत्री में स्वतंत्र भार भी होता है, ठीक है, क्या स्वतंत्र भार हो सकते हैं, इसको स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभारी हो सकते हैं इसको, ठीक। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है, किसको तो राज्य मंत्री को, किसकी सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, क्लियर है। अब आते हैं उप मंत्री। उप मंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, राज्य मंत्री की सहायता हेतु, ठीक, किसकी तो एक हो जाएगा इसकी सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, और एक हो जाएगा किसकी तो राज्य मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, इस पर क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है, क्लियर है। राज्य मंत्री पर क्या रहेगा, स्वतंत्र प्रभार रहता है, एक रहता है आश्रित प्रभार, एक रहता है स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र जिसके पास प्रभार रहेगा वह मंत्री परिषद के प्रकार में आएंगे, ठीक है, वह मंत्री परिषद के प्रकार में आएंगे, याद रखना है। और जैसे कि हमारे यहाँ तो स्वतंत्र प्रभार मिला नहीं है, जो राज्य मंत्री है हमारे जी, ठीक है। तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कौन बनाया जाता है, राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है, क्लियर है यहां तक। और उप मंत्री को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है, दोनों की सहायता के लिए क्या बनाया जाता है, उप मंत्री बनाया जाता है, दोनों की सहायता के लिए क्या बनाया जाता है तो उप मंत्री बनाया जाता है, ठीक, यहां तक क्लियर है। इसी में एक आता है सांसदीय सचिव, क्या आता है तो सांसदीय सचिव, इसके बारे में सुने होंगे आप लोगों ने, पता होगा आप लोग को। सांसदीय सचिव के बारे में नहीं पता क्या, सुने तो होंगे ना इसके बारे में, तो सांसदीय सचिव, चलो देखते हैं सांसदीय सचिव क्या होता है। संसदीय सचिव, ठीक, संसदीय सचिव, संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, इस पद का कोई भी प्रावधान नहीं है, संविधान में इस पद का कोई भी प्रावधान नहीं है, किसका तो संसदीय सचिव का, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, क्लियर है। केवल खुश करने के लिए बनाता है, केवल खुश करने के लिए बनाता है, किसको तो नेता लोग को जी, ठीक है, केवल लिख सकते हैं यहाँ पे, केवल खुश करने के लिए बनाया जाता है, क्लियर है। संसदीय सचिव का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है कि संसदीय पद होगा करके, केवल खुश करने के लिए इसको बनाया जाता है, क्लियर है। अगर पूछ दिया गया क्या संसदीय सचिव का संविधान से संबंधित है तो नहीं है, क्योंकि उसका प्रावधान ही नहीं है, तो कहां से संबंध रहेगा, क्लियर है। अगर पूछ दिया गया कि मंत्रिमंडल के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक। अगर पूछ दिया गया कि इनमें से कौन मंत्रिमंडल के प्रकार नहीं है, कौन मंत्रिमंडल के प्रकार नहीं है, ठीक, तो दे दिया कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री है, और एक है राज्य मंत्री, तो कौन रहेगा, राज्य मंत्री, ठीक है। कैसे, इसमें स्वतंत्र प्रभार अलग से रखे हम, क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आता है इनका, आई समझ में, यहां तक क्लियर है, चलो इतना नोट कर लो फिर। अब इसी के आगे हम देखेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, क्या क्या इनके अंतर है, क्लियर है, क्या क्या इनके अंतर है, किसके तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, मंत्री परिषद और मंत्री मंडल में तुलना या अंतर, क्लियर है। तो इधर लिख लेते हैं हम मंत्री परिषद, मंत्री परिषद
और इधर लिख देते हैं हम मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ठीक, दोनों में हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। ठीक है, दोनों में हम देखेंगे अंतर, क्या क्या इनके बीच अंतर है। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, पिछले में लिखवाया था। इतने कितने प्रकार है, तो इसके 3 प्रकार है। कौन कौन है तो बताओ जी। कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री, और उप मंत्री। क्लियर है, कौन कौन आते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहां तक, या रखा गया है आते हैं, चलो लिखते हैं आते हैं। इसी में है मंत्रिमंडल। अब आते हैं किसकी बात, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन आते हैं इसमें, केवल कैबिनेट मंत्री आएंगे ना, केवल कैबिनेट मंत्री ही आएंगे। केवल कौन आएंगे, तो कैबिनेट मंत्री आएंगे। क्लियर है यहां तक। जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी आ रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। याद हो जाएगा सबको। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यह एक बड़ा निकाय है। कैसा तो है, यह एक बड़ा निकाय है जिसकी संख्या 70 से 80 तक होती है। क्लियर है, जिसकी संख्या कहाँ होती है, तो 70 से 80 तक हो जाती है। क्लियर है, इसमें तो मंत्री परिषद में क्यों नहीं होंगे भाई, कैबिनेट मंत्री शामिल हो रहे हैं, राज्य मंत्री शामिल हो रहे हैं, उप मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, तो होगा ना इसका संख्या। क्लियर है, इसी के आगे हम देखेंगे यह एक छोटा निकाय है जिसकी संख्या 15 से 20 होती है। कैबिनेट मंत्री में संख्या कितनी है, तो 15 से 20, मतलब मंत्रिमंडल की संख्या कितनी है, तो 15 से 20। 15 से 20 क्या है, मंत्रिमंडल की संख्या है। क्लियर है, मंत्रिमंडल की संख्या कितनी है, तो 15 से 20। क्लियर है यहां तक। इसी के आगे हम देखेंगे कि प्रारंभ में इसमें तो प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत केवल मंत्रिपरिषद को शामिल किया गया था। क्लियर है, क्या शामिल किया गया था, तो मंत्रिपरिषद को काली। ठीक है, जब संविधान हमारा बना उस टाइम क्या था, हमारे पास मंत्री परिषद था। उस टाइम क्या था, केवल मंत्री परिषद था। क्या था, केवल मंत्री परिषद ना, क्या था, केवल तो मंत्री परिषद। उस टाइम हमारे पास केवल मंत्री परिषद शब्द था। क्लियर है। अब मंत्रिमंडल कहां से आया होगा, तो संविधान संशोधन करके आया होगा। कहां से आया होगा, संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। ठीक, तो इसके लिए होता है 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कब होता है जी, बता दो इसके बारे में, तो 1978 में। कब होता है, तो 1978 में, जिसमें मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है या रखा गया है। कब रखा गया है, तो 44th नंबर का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कब, 1978 में, जिसमें मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है या रखा गया है। कब रखा गया, तो 1978 में। क्लियर है। अब ये क्यों रखा गया, तो आपातकालीन के टाइम में रखा गया है। क्यों रखा गया, तो आपात के समय
आपात के समय, जब आपातकाल चल रहा था उस टाइम मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का? मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक, कब किया गया? तो 1978 में इसको जोड़ा गया। तो कब किया जाएगा उसकी बात नहीं करेंगे ना। क्लियर है? कैसे आपात की स्थिति में बताओ। कैसे आपात की स्थिति में? भाई मंत्रिपरिषद क्या है? एक बड़ा निकाय है। क्या है? एक बड़ा निकाय है और उसके लिए हमको बैठक करानी है। आपात की स्थिति हमको बैठक करना है, कुछ निर्णय लेना है, इंपॉर्टेंट है। और आपातकाल में इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते हैं। क्लियर है? तो मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट मंत्री आएंगे, उसके बाद राज्य मंत्री है, फिर उप मंत्री, तीनों ही शामिल होंगे। तीनों ही शामिल होंगे। तो सोचो आपातकालीन स्थिति में हमको बैठक करनी है और ऐसा तो नहीं कि तीनों एक बार पहुंच जाएंगे। ठीक है, बड़ा निकाय है, उसको पहुंचते हुए लेट हो जाएगा, 1-2 दिन लग जाएगा टाइम। तो इस स्थिति में उसको निपटने से, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए केवल मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया कि इसमें 15 से 20 सदस्य होंगे जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते होंगे। ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं वही क्या होंगे? मंत्रिमंडल में होंगे। क्या होंगे? तो मंत्रिमंडल में होंगे। क्लियर है? तो यह क्या है? कुछ आपातकालीन की स्थिति में निर्णय लेने में, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में क्या होंगे? सक्षम होंगे। क्यों? समझ आया? ये रही हमारी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर। क्या है? तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य अंतर। यहां तक किसी को डाउट? हमको याद रखना इसी में आगे की आर्टिकल नंबर 352 पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 सभी को पता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो जी आर्टिकल नंबर 352 में ही है हमारा क्या है? मंत्रिमंडल है। क्या है? तो 352 में क्या है? तो मंत्रिमंडल है। क्या है? तो मंत्रिमंडल है। क्या है? तो जी मंत्रिमंडल है। यहां तक क्लियर है? देखो एक बार देख लो, मंत्री परिषद यह एक बड़ा निकाय है, सभी को पता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, राज्यपति और उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल यह एक छोटा निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की दर्जा रखते हैं। अब इसी में आते हैं यह बड़ा निकाय जिसकी संख्या 70 से 80 होती है लगभग। यह छोटा निकाय जिसकी संख्या 15 से 20 होती है। यह संविधान के प्रारंभ के अंतर्गत ही रखा गया है, जोड़ा गया है, जबकि इसको 44वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया? तो आपातकालीन स्थिति के लिए। क्यों? तो आपातकाल की स्थिति के समय में जोड़ा गया। समझ आया? आर्टिकल 352 मंत्रिमंडल के लिए उपयुक्त है, उसमें प्रावधान किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा हमारा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर। इसी के आगे हम देखेंगे उप प्रधानमंत्री। क्या देखेंगे? तो उप प्रधानमंत्री, क्या इसका उल्लेख संविधान में है या नहीं? क्लियर है? चलो इतना नोट करो। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर सभी को समझ आया। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल कौन सा बता दो इसके लिए? यहां तक क्लियर है? अब इसी में हम देखने वाले हैं उप प्रधानमंत्री। क्या देखेंगे? तो उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो याद रखना संविधान में उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं है। ठीक है, प्रावधान या उल्लेख नहीं है। अब जब संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख ही नहीं है तो क्यों बनाया जाता है? उप प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता है जब उसका उल्लेख ही नहीं है? तो बताओ जी क्यों बनाए जाते हैं? देखो, तो यहाँ पे याद रखना, राजनीतिक कार्यों की मांग के आधार पर, राजनैतिक कार्यों की मांग के आधार पर उप प्रधानमंत्री बनाया जाता।
क्लियर है? राजनीतिक कार्यों की मांग के आधार पर उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्लियर है? अब याद रखना कि ऐसा नहीं है अब तो चलो संसद है तो उप प्रधानमंत्री हो गए तो संसद के रूप में ही शपथ लेंगे। शपथ किस रूप में लेंगे? उप प्रधानमंत्री के रूप में लेंगे। ठीक, यहाँ इस बात को हमको नोट रखना है। ठीक है, नोट याद रखना है कि शपथ किसके रूप में लेंगे ये, किसके रूप में लेंगे? तो उप प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में क्या लेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के रूप में क्या लेंगे? शपथ लेंगे। कौन? तो उप प्रधानमंत्री। कौन? तो उप प्रधानमंत्री। इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंध में। क्लियर है? इसी में याद रखना, अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो कार्य कौन संचालन करेगा? तो कौन करेगा? तो उप प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन करने के लिए क्लियर है? उप प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में। अब भाई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दिया हो तो उसको बना दिया जाए प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री त्याग दे दे तो पूरा मंत्री परिषद ही भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, उसकी विघटन हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु ही हो जाएगी तो मंत्री परिषद पूरी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, अंत हो जाएगी। इस मैंने बता चुका हूं मैं पहले ही। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन के लिए क्या बनाता? तो उप प्रधानमंत्री बनाता। ठीक है, अगर कहीं नहीं है, अनुपस्थित है, तब की बात है। क्लियर है? मैं बताया था इसके बारे में कि प्रधानमंत्री अगर मृत्यु हो गई, प्रधानमंत्री क्या हो गई? मृत्यु हो गई या त्याग कर दे दिया तो पूरे के पूरे क्या होंगे? वहां विघटन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, उसका अंत हो जाएगा। क्लियर है? प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने से या पर पूरी मंत्री परिषद की समाप्ति या इसी को बोल सकते हैं अंत हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसकी मृत्यु हो गई है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है तो हम उप प्रधानमंत्री को यहाँ पे बना सकते उसके कार्य संचालन के लिए, ऐसा नहीं है। हमको याद रखना है चीजें। क्लियर है? क्योंकि प्रधान है ही नहीं है, संविधान में इसका प्रधान है ही नहीं भाई, तो कहां से इसको बनाओगे? चलो रहता, उल्लेख रहता संविधान में तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब जब उल्लेख ही नहीं है तो इसका क्या मतलब करने से? थोड़ा तर्क लगाना, लॉजिक लगाना, थोड़ा सोचना, वहां पे बुद्धि का उपयोग करना, थोड़ा सा। किसका उपयोग करना है? बुद्धि का। क्लियर है? तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, भंग कर दिया जाएगा। क्लियर है? पूरा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, अंत हो जाएगा या विघटन हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक, क्या हो जाएगा? उसका विघटन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो अब इसी बता दो। चलो, प्रथम उप प्रधानमंत्री, फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर, बताओ कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है और पीएससी में ही आया हुआ है, याद रखना हमको। क्लियर है? तो ये रहा उप प्रधानमंत्री के संबंध में तथ्य। उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक, राजनीतिक कार्यों की मांग के आधार पर उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। समझ आया क्यों बनाया जाता है? तो राजनीतिक कार्यों की मांग के आधार पर उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब इसी में देखते हैं कि इनकी शपथ कैसे होती है। तो उप प्रधानमंत्री के रूप में लेंगे, हालांकि उप प्रधानमंत्री का पद है नहीं, लेकिन उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये हमको याद होनी चाहिए, नोट रहना चाहिए हमारा। ठीक है, इसी के आगे है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, भाई कहीं बाहर है तब की बात है वो, ऐसा नहीं है कि वो अनुपस्थिति मतलब उसका त्याग पत्र दे दिया हुआ, उसकी मृत्यु हो गई है तो उस बीच में उप प्रधानमंत्री वहां संचालन करेंगे, ऐसा नहीं है। अनुपस्थिति में बस उसका कार्य करेंगे, संचालन करेंगे।
यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्याग कर देते तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद विघटन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अंत हो जाएगा। क्लियर है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। तो ये रहा हमारा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बीच में। क्लियर है? तो हमारा जो टॉपिक था कल का चल रहा था वो खत्म हो गया, क्या? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इतना नोट कर लो।